Good morning, class 10. This is the third clip of chapter 3 Nationalism in India from History. In this chapter, you have already read Effects of World War First, Idea of Satyagraha introduced by Mahatma Gandhi, in which the Satyagrahi followed the method of non-violence, the Rowlatt Act of 1919, वाई नॉन कॉपरेशन, इसमें पढ़े थे आप खिलाफत मूवमेंट के बारे में, एंड डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पीजेंट्स, ट्राइबल पीपल एंड मिडिल क्लासेस ऑफ अर्बन सोसाइटी कैसे समझे थे वो इस चीज़ को आप देख चुके हो। आज का टॉपिक आपका है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जैसा कि आपने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल रहा, तो इस चैप्टर में हम गांधी जी का जो दूसरा मास मूवमेंट था सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वह कैसे शुरू हुआ एंड कैसे उसे बंद कर दी गई, इस बात को इस चैप्टर में समझेंगे, इस क्लिप में समझेंगे। और बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो चलो इसे सीधा स्टार्ट करते हैं। गांधी जी ने फरवरी 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया और बंद करने के बाद उन्होंने ये चीज डिसाइड किया या ये रियलाइज किया कि जब तक सत्याग्रहियों को स्वराज का मतलब ना समझा दिया जाए, उन्हें सही वे में ट्रेंड ना कर दिया जाए, तब तक मास स्ट्रगल इंडिया में सक्सेसफुल नहीं होगा। यही सोच करके उन्होंने क्या किया, इस चीज को बंद कर दिया। एंड जो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स थे वो भी थक गए थे इस मास मूवमेंट से। उनको भी लगने लगा कि जो प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 तहत इंट्रोड्यूस्ड किया गया था, उसमें फिर से शामिल होना चाहिए। एंड जब हम काउंसिल में शामिल होंगे, इन लीडरों को लगता था यदि हम काउंसिल में शामिल होंगे तो हमें पावर मिलेगी और हम समझा सकेंगे गवर्नमेंट को कि यह सही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। और उन लोगों ने क्या किया, काउंसिल पॉलिटिक्स की ओर रिटर्न करना स्टार्ट किया। तो कुछ ऐसे लीडर्स थे जो इस ओर आगे बढ़े, उसमें थे सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिल करके एक अलग पार्टी बनाया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। एंड इसका बस एक ही मोटो था, रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। इलेक्शंस में लड़ेंगे और अपना पोजीशन हासिल करेंगे। बट कुछ ऐसे लीडर थे रेडिकल, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उनको ये वे पसंद नहीं आया। उनको लगता था कि सिर्फ मास आंदोलन, मास एजिटेशन के थ्रू ही पूर्ण आज़ादी को, फुल इंडिपेंडेंस को अचीव की जा सकती है। तो हमने अभी एक सब टॉपिक स्वराज पार्टी आपको समझाया। अब हम ये चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब सिविल डिसओबीडियंस गांधी जी ने शुरू किया, तो शुरू करने के पीछे उनका क्या कारण था। आखिर 1930 में जब ये सीडीएम स्टार्ट हुई, तो उसके पहले इंडिया के अंदर ऐसा क्या क्या घटना हुआ जो गांधी जी को फिर से मास मूवमेंट करने पे मजबूर कर दिया। तो वो घटनाएं ये थी जिसका पहला जिक्र हम कर चुके हैं, स्वराज पार्टी। दूसरा था इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1923, तीसरा था साइमन कमीशन ऑफ 1928, एंड फोर्थ है पूर्ण स्वराज ऑफ लाहौर कांग्रेस सेशन एट 1929। सो इन सबको वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं। 1923 में पूरे वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक डिप्रेशन आई एंड इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल प्राइस जो था 1926 से, यहाँ पे दिख रहा है 1926 से 1928 आते आते 1930 आते आते मार्केट के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का प्राइस डाउन हो गया एंड किसानों को अपने उपजाए हुए फसल को बेचना मुश्किल हो गया। पूरा इस व्यवस्था जो था अव्यवस्थित हो गई, यानी इकोनॉमिक डिप्रेशन पूरी तरह से इंडिया में आ गई, गरीब लोग मरने लगे भूख से। एंड उसी पीरियड में 1928 में ब्रिटेन में एक सरकार बनी जिसका नाम था टोरी गवर्नमेंट। इस टोरी गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया के अंदर एक कमीशन भेजा एंड उस कमीशन का हेड बनाया सर जॉन साइमन को, इसीलिए उस कमीशन का नाम पड़ा साइमन कमीशन। ये कमीशन टोरी गवर्नमेंट ने क्यों भेजी, टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस।
मतलब ये कमीशन इसलिए भेजी गई ताकि इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको चेक करे, उसको देख रेख करे, उसमें सुझाव दे और अगर फॉल्ट हो तो उसमें बदलाव करे। अच्छी थी, कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारने की बात ये थी, अच्छी थी कमीशन। तो फिर इंडिया ने इसको साइमन गो बैक के नारा से क्यों स्वागत किया? 1928 में यहाँ के जितने भी लीडर्स थे, चाहे वो कांग्रेस के हो, मुस्लिम लीग के हो, सब लोगों ने इसका विरोध किया। एंड एक नारा, एक स्लोगन बहुत फेमस हुआ, साइमन गो बैक। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इस साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर थे उनमें से एक भी इंडियन नहीं था, सब के सब ब्रिटिश थे, इसीलिए इस कमीशन का विरोध किया गया। इस चीज को देखते हुए, विरोध को देखते हुए, लॉर्ड इरविन जो उस समय का वायसराय था, उसने क्या किया, इस साइमन कमीशन के तहत उसने अक्टूबर 1929 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का प्रपोजल दिया। और इसमें प्रपोजल क्या दिया कि इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस का निर्माण होगा, मतलब आने वाले समय में जो इंडिया बनेगा फ्यूचर में, उसके ऊपर कैसे आप शासन करोगे, आने वाले समय में आपका फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, इस सब्जेक्ट को लेकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का प्रपोजल लॉर्ड इरविन ने दिया। तो जो रेडिकल कांग्रेस लीडर थे जैसा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने इसका विरोध किया और इसे एक्सेप्ट नहीं किया। साथ ही साथ जो लिबरल्स थे उन लोगों ने भी इसका विरोध किया। तो इस तरह से ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल नहीं रहा। एंड इसी चीज को देखते हुए जब लाहौर में सेशन लगा 1929 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पूर्ण इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज का डिमांड कर दिया। और ये डिसाइड किया इस सेशन में कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। झंडा भी चुन लिया गया, पूरे कंट्री में इसे अनाउंस भी कर दी गई। लेकिन लोगों को ये जो मूवमेंट था, ये जो लाहौर सेशन का जो घटना था फुल इंडिपेंडेंस वाला, इसने लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया, इसलिए ये भी सक्सेसफुल नहीं रह पाया। इन सब चीज़ों को देखते हुए ही गांधी जी ने क्या किया, अपना थोड़ा सा क्या कहते हो, हीरो का एंट्री होता है, और उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को, ये पॉलिटिकल सिचुएशंस देखते हुए उन्होंने मास स्ट्रगल के लिए अपना कदम रखना शुरू किया। और इसके लिए उन्होंने शुरुआत की 31 जनवरी 1930 को। कैसे शुरुआत की? उन्होंने उस समय जो इरविन था, लॉर्ड इरविन, उसे 11 डिमांड भेजे। ये डिमांड क्या थे? इन डिमांड में बहुत सारे कॉमन जनरल इंटरेस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट का, पेजेंट्स का, और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड था कि एनसीएम के दौरान जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स पकड़े गए सबको रिहा किया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, मास एजिटेशन स्टार्ट करेंगे, सीरियम स्टार्ट कर देंगे। और इसके लिए उन्होंने सिंबल के रूप में चुना साल्ट को। साल्ट को क्यों चुना आप जानते हो? साल्ट ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट था उस समय या अभी भी जिसको गरीब से गरीब लोग और अमीर लोग भी इस्तेमाल करते हो। और इस साल्ट को बनाने पे, जो कि नेचुरली बनता है, इसके ऊपर भी उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स लेता था। इसलिए उन्होंने साल्ट को सिंबल बनाया कि यदि हमारा डिमांड पूरी ना हुआ तो हम साल्ट लॉ तोड़ेंगे। एंड ये एक तरह से धमकी था, कोई उसका रिस्पांस नहीं मिला इरविन की तरफ से। तो 11 मार्च को, यहाँ जनवरी है, 11 मार्च को उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया। यानी 11 मार्च को अपना जो ये सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन था उन्होंने वो शुरू किया। कैसे शुरू किया? अपने 78 वॉलंटियर्स, जो ट्रस्टेड वॉलंटियर्स था, उनके साथ उन्होंने डिसाइड किया कि अपने आश्रम साबरमती से गुजरात का एक पोस्ट था दांडी ट्रैवल करेंगे, जिसकी डिस्टेंस थी 240 माइल्स, लगभग 385 किलोमीटर के लगभग होगा। उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और 24 घंटा में 10 माइल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और फिर रुकेंगे 24 घंटा में 10 माइल ट्रैवल करने के बाद। एंड लोगों को समझाएंगे सीडीएम क्या है, स्वराज क्या है, नॉन वायलेंस क्या है। एंड इस तरह से जब ये 78 वॉलंटियर्स के साथ निकले और जब अपना डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो उस समय इनके पीछे 10,000 से भी ज़्यादा भीड़ थी। एंड जब वहाँ पहुंचे ये 6 अप्रैल को, और पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, साल्ट लॉ को भंग किया, खुद से साल्ट बनाया और ब्रिटिश के साल्ट लॉ को तोड़ा। एंड यहीं से स्टार्ट होती है ये जो पूरा का पूरा ये जो घटना था, इसी को साल्ट मार्च या दांडी मार्च का नाम दिया गया और यहाँ से शुरू होती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट।
तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डिफरेंस क्या था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहा गया रिवॉल्यूशनरी से कि सिर्फ बाइकआउट करे, बहिष्कार करे विदेशी वस्तुओं का, लेकिन सीडीएम में कहा गया कि बहिष्कार के साथ साथ ब्रिटिश के बनाए हुए कानून को भी तोड़ना है, इससे ब्रिटिश को बहुत ज्यादा लॉस होता। तो ये जब अनाउंस हो गया तो पूरे कंट्री के अंदर लोगों ने क्या किया, इसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, कॉलोनियल लॉज को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे क्या क्या हुआ पूरे कंट्रीज में, पूरे कंट्रीज के अंदर फैक्ट्री जो था वो बंद हो गया। मूवमेंट जैसे जैसे फैली, कपड़े का उसी तरह से कपड़े का बहिष्कार, लिकर शॉप का बंद हो जाना, चौकीदारी या विलेज ऑफिसर जो थे सब रिजाइन करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो फॉरेस्ट लॉ था उसको भी तोड़ करके लोग जाकर के रिजर्व फॉरेस्ट में अपना फ्यूल कलेक्ट करना शुरू किए। जब इस चीज़ को देख करके जो गवर्नमेंट था उसने देखा डेवलपमेंट हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, तो उन लोगों ने क्या किया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको सप्रेस करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया एंड एक एक लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जैसे एग्जाम्पल फॉर लाहौर में खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उनको अरेस्ट किया गया, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब हिंसा वाला स्थिति उत्पन्न हो गया पेशावर में। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, इसी तरह से गांधी जी को कुछ दिन के बाद भी अरेस्ट किया गया। जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया तो पूरा पब्लिक और भड़क गया, और ये पब्लिक ने क्या किया कि गवर्नमेंट के साथ सीधा फाइट करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट के कार पे, गवर्नमेंट के ऑफिस पे हमला करना शुरू किया। गवर्नमेंट भी दूसरी तरफ से फायरिंग करने लगी, जिससे बहुत से लोग मरे भी। एंड ऐसा कहा जाता है कि इस मूवमेंट के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। एंड जब ये पूरी स्थिति अस्त व्यस्त हो गई तो मजबूरन लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के एक समझौता किया, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा गया 1931 में। और ये 5 मार्च को गांधी जी ने डिसाइड किया कि इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करेंगे इस इरविन पैक्ट के सहारे। एंड इस इरविन पैक्ट में ये डिसीजन हुआ कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बैठेगा, एंड गांधी जी को लंदन बुलाया गया इस मीटिंग्स में बैठने के लिए। मीटिंग जब लगी तो वहां पे प्रपोजल पास हुआ कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर देंगे, लेकिन बाकी प्रपोजल्स उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से गांधी जी उसको अधूरा छोड़ के वापस इंडिया आ गए। लेकिन जब तक वो इंडिया आए तब तक इधर मेन लीडर जो कांग्रेस का था उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, कांग्रेस पार्टी को इलीगल बता दी गई, और इस मूवमेंट को तब तक पूरी तरह से शांत कर दी गई। मतलब 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ और दिसंबर को ये लंदन गए। एंड उनके वो आए लगभग साल भर बाद 1934 तक आए, तो उनके आने तक मूवमेंट पूरी तरह से शांत। यानी एक तरह से यहाँ पे देखो तो लॉर्ड इरविन का कूटनीति था, उसने मेन लीडर को अरेस्ट कर लिया, और जो लीडर था, लीड कर रहा था गांधी जी, उन्हीं को यहाँ से हटा दिया। एंड फिर यहाँ के मेन लोगों को अरेस्ट किया, ऑटोमेटिक मूवमेंट क्या हो गया, शांत हो गया। गांधी जी ने दोबारा इसे रिलॉन्च करना चाहा 1934 में, बट फिर लोगों ने इसको सपोर्ट ही नहीं किया। अब क्यों नहीं सपोर्ट किया वो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा मूवमेंट था, लोगों ने विरोध किया, तो सीडीएम जब दोबारा रिलॉन्च की गई तो सपोर्ट क्यों नहीं किया गया, इस क्वेश्चंस के साथ अगला टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आएंगे। धन्यवाद।